स्वागत है आपका सरकारी पथशलामेन, एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर जहां आपको मिलेगा लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एग्जाम टारगेटेड सब्जेक्ट्स और डेली स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो भी हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्टाइल में। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पी यहाँ आपको मिलेगा रोज का करंट अफेयर्स एनालिसिस, static GK and subject-wise series, polity, history, economy, science, and tech, सब कुछ syllabus के according, plus MCQ practice, revision shots, और exam-specific tips भी। सरकारी पाठशाला का गोल सिंपल है, हर एस्पिरेंट को सही दिशा में गाइड करना, बिना स्ट्रेस, बिना कंफ्यूजन। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं एक रिलायबल और समझने लायक प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कीजिए सरकारी पाठशाला को, प्रेस द बेल आइकन और जुड़ जाएगा ऐसी जर्नी में जो आपको ले जाएगी आपकी ड्रीम सरकारी नौकरी तक। तांत्रिक बौद्ध धर्म नालंदा से हिमालय तक। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म सिर्फ मेडिटेशन और शांति तक ही सीमित नहीं है? इसके अंदर एक ऐसी परंपरा भी है जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन, रिचुअल्स और मंत्र पावर पर आधारित है, जिसका नाम है। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जहां साधक अपने अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की कोशिश करता है, यूजिंग डीप योगिक एंड तांत्रिक प्रैक्टिसेस। और इस ट्रेडिशन की जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी से। तांत्रिक बौद्ध धर्म या वज्रयान बुद्धिज्म का एक यूनिक पैथ है जो साधारण धर्म से बिल्कुल अलग है। इसमें ध्यान, मंत्र जाप, मंत्रस और विजुअलाइजेशंस का डीप कॉम्बिनेशन होता है। इस परंपरा ने भारत से तिब्बत, नेपाल और भूटान तक का लंबा सफर तय किया और आज भी तिब्बती मठों में जीवंत है। यहाँ साधक मंडलास और डेटी योगा जैसी विधियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये धर्म मुक्ति का रास्ता नहीं, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव भी है, जिसमें फियर, ईगो और डिजायर को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। किला विजयदुर्ग, भारत की नौसेना शक्ति का भूला अध्याय। जब हम भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान लैंड बेस्ड लड़ाइयों पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की भी एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी? और उसी नौसेना की एक शाइनिंग सिंबल था विजयदुर्ग फोर्ट, महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित एक दुर्ग जो समंदर की लहरों से बातें करता है। मेन दुर्ग फोर्ट, जिसे पहले गेरिया कहा जाता था, एक स्ट्रेटेजिक समुद्री किला है जिसे शिवाजी महाराज ने डेवलप किया था। यहाँ से मराठा नौसेना ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों जैसे कॉलोनियल पावर्स को समंदर में कड़ी टक्कर दी थी। किला की आर्किटेक्चर ऐसे डिजाइन की गई थी कि दुश्मन समुद्र से हमला न कर सके। यहाँ की सीक्रेट अंडर वाटर वॉल्स और चैनल्स आज भी विजिट करने वालों को चौंका देती हैं। ये किला इस बात का प्रमाण है कि भारत की मिलिट्री शक्ति सिर्फ थल पर नहीं, जल पर भी थी। भारत की पड़ोसी नीति, इतिहास से वर्तमान तक। एक कहावत है, अच्छा पड़ोसी अच्छा देश बनाता है, और भारत ने सदियों से इसी सोच को अपनाया है। चाहे वो बुद्ध काल हो या आज का 20वीं सदी, भारत का पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता रहा है ट्रेड, कल्चर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय से ही नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से हमारे सामाजिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। आज ये नीति मॉडर्न डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुकी है, जैसे बांग्लादेश के साथ रेल कनेक्टिविटी, श्रीलंका को फाइनेंशियल मदद या भूटान के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, बॉर्डर टेंशंस और रीजनल इंस्टेबिलिटी। फिर भी ये नीति भारत की सॉफ्ट पावर और रीजनल लीडरशिप को मजबूत करती है। भारत में वक्फ, मुगल काल गोस्मेजर तक। जब हम इस्लामिक हेरिटेज की बात करते हैं तो मस्जिदें और दरगाहें तो याद आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे एक पूरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं वक्फ। वक्फ इस्लामिक लॉ के तहत ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो धार्मिक या चैरिटेबल मकसद से डेडिकेट की जाती है। इंडिया में वक्फ की परंपरा दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा से शुरू हुई। आज भारत में करीब 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। 2024 में सरकार ने वक्फ एक्ट में सुधार लाने की कोशिश की है, जिसमें वुमेन और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन शामिल किया गया है। ज़रूरी है कि इन प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो ताकि समाज के ज़रूरतमंद वर्गों को फ़ायदा मिल सके। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, पोखरण से हंठली तक। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद इंडिया पर ग्लोबल एटॉमिक मार्केट के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन 2008 में हुआ एक एग्रीमेंट जिसने भारत की ऊर्जा और रणनीतिक क्षमताओं को नई उड़ान दी। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट,
जिसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है, 2008 में साइन हुआ। इससे पहले 1970 और 1998 के बाद भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल के मामले में आइसोलेशन झेलनी पड़ी थी। लेकिन इस डील के बाद इंडिया को अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूल इंपोर्ट करने की अनुमति मिली। ये समझौता सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, बल्कि भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिंबल भी बन गया। त्रिकोणीय साझेदारी, गुटनिरपेक्षता की नई परछाई। आज की दुनिया में डिप्लोमेसी सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होती, बल्कि तीन देशों की साझेदारी भी नया मॉडल बन चुकी है, जिसे कहते हैं ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। इन कंटेंट ट्रायंगुलर पार्टनरशिप में भारत किसी डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए या जापान के साथ मिलकर किसी थर्ड डेवलपिंग कंट्री में विकास परियोजनाएं चलाता है। ये मॉडल भारत की पुराने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जहां निष्पक्षता के साथ ग्लोबल डेवलपमेंट में योगदान दिया जाता है। आइस कई उदाहरण हैं, जैसे इंडिया यूएस इन अफ्रीका या इंडिया जापान इन श्रीलंका। ये पार्टनरशिप्स भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती हैं और साउथ साउथ कोऑपरेशन का मॉडर्न रूप है। पद्म पुरस्कार सम्मान का इतिहास और विवाद। इंट्रा 26 जनवरी को जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, तो देश के कई कोनों से ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो दिल छू जाती हैं। लेकिन क्या ये सम्मान हमेशा निष्पक्ष रहे हैं? पद्मा अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1954 में शुरू हुए थे, जनता को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित करने हेतु। लेकिन समय समय पर इन पर सवाल उठे हैं, जैसे पॉलिटिकल बायस, लॉबी कल्चर और ट्रांसपेरेंसी की कमी। हाल के वर्षों में सरकार ने इस प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की है। आम जनता नॉमिनेशंस भेज सकती है। ये बदलाव दिखाता है कि अब सम्मान एलिटिज्म से निकलकर रियल ग्रासरूट्स हीरोज तक पहुंच रहा है।